यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बीएड परीक्षा तैयारी के क्रम में आज हम चर्चा करेंगे शिक्षण सूत्रों की। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको कहीं भी समस्या आ रही है बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम में, जिस टॉपिक में जहां भी आपको समस्या आ रही है उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, जिससे उस पर वीडियो बना करके आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाए। शिक्षण सूत्र होते क्या हैं? सबसे पहले अगर हम इस पे चर्चा करें कि शिक्षण सूत्र होते क्या हैं, तो जो शिक्षण का क्षेत्र है उस क्षेत्र में विभिन्न खोजें जो होती हैं, जो रिसर्च होता है वो लगातार होता रहता है। और इस क्षेत्र में जो लगे हुए शिक्षा शास्त्री हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, समाजशास्त्री हैं, तो इन शिक्षक हैं, ये लोग जो उनके दिन प्रतिदिन आने वाली समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान में ये लगे रहते हैं। और इस क्रम में भी अपने अनुभवों के आधार पर वे अपने अनुभवों के आधार पे अपने अनुभव को विभिन्न शिक्षण सूत्रों की सहायता से उन लोगों ने पेश किया है। यानी कि शिक्षण के क्षेत्र में जब कोई समस्या आती है तो उन समस्याओं को का समाधान करने के लिए एक शिक्षक, एक शिक्षा शास्त्री, एक मनोवैज्ञानिक, ये क्या होते हैं, एक समाजशास्त्री, ये तत्पर हो जाते हैं। और जिस भी तरीके से उस समस्या का समाधान हो पाता है वही तरीका ये शिक्षण सूत्र के रूप में पेश करते हैं। जैसे हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, बच्चों को नहीं समझ में आया, बच्चों ने कहा कि ये चीज़ हमको नहीं समझ में आया, हमने उपाय लगाया कोई, और उस उपाय से कोई युक्ति लगाई हमने, उस उपाय से, उस युक्ति से बच्चों को समझ में आ गया। तो डिफरेंस क्या आया? जो हमने युक्ति लगाया वो डिफरेंस है पहले के टीचिंग में और आज के टीचिंग में। तो दोनों टीचिंग में जो डिफरेंस है उसी डिफरेंस के नाते बच्चों को पहले समझ में नहीं आया था, अब समझ में आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंस था वही महत्वपूर्ण था, और वही उसी डिफरेंस का जो अनुभव था उसी अनुभव को जिसने प्रयोग किया वो शिक्षण सूत्र के रूप में पेश कर देता है। तो है क्या, सीधी सीधी बात समझ में आनी चाहिए कि जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तो उसमें जो समस्याएं आती हैं, तो जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, जो समाजशास्त्री होते हैं, जो शिक्षा शास्त्री होते हैं, समय समय पर उनके सामने जो समस्या आती है उन समस्याओं के निराकरण के लिए जो युक्ति वो प्रयोग किए रहते हैं उसी युक्ति को वो शिक्षण सूत्रों के रूप में लोगों के सामने पेश करते हैं। तो यही हो गया शिक्षण सूत्र। तो वो अपने अनुभव को आपके सामने पेश करते हैं एक शिक्षण सूत्र के रूप में। अब कक्षा में भी किसी भी विषय का यदि शिक्षण किया जाता है तो अनेक कठिनाइयां आती हैं, और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए तथा सरल बनाने के लिए क्या होता है, इन्हीं शिक्षण सूत्रों का हम प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। तो जब हम समस्याएं आती हैं, लोगों को नहीं समझ में आता है, छात्रों को नहीं समझ में आता है, तो हम करते क्या हैं कि शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं, जिससे बच्चों को क्या होता है, समझ में आ जाता है। तो ये हो गया क्या, शिक्षण सूत्र था क्या। तो शिक्षण सूत्र हमारी समस्याओं के निदान का एक उपाय है, सीधा सीधा। प्रमुख शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं? सबसे पहले सरल से कठिन की ओर। सरल से मतलब अब हम बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, एक सूत्र क्या है, पहला सूत्र है सरल से कठिन की ओर। यानी बच्चों को जो सहज होता है, बच्चों की जो आयु के अनुसार होता है, बच्चों की जो योग्यता के अनुसार, बच्चों की क्षमता के अनुसार, बच्चों की रुचि के अनुसार जो उनको सहज लगे, पहले उन्हीं चीज़ों का शिक्षण करना चाहिए। और धीरे धीरे उसको क्या हो, कठिनाई का स्तर उसको बढ़ा करके कठिनता की ओर उसको, या जटिलता की ओर उसको ले जाना चाहिए। जब हमको जो चीज़ें आती हैं, जो चीज़ें समझ में आती हैं, उसमें हमारे इंटरेस्ट बढ़ते हैं, और जो चीज़ें हमको समझ में नहीं आती है उससे हम क्या होता है, दूर भागने का प्रयास करते हैं। तो जो चीज़ें सहज हैं, सरल हैं, पहले उसको ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए, और धीरे धीरे करके कठिनता की ओर बढ़ा जाए, जिससे बच्चा
क्या होता है, धीरे धीरे जब बच्चे का विकास होता है तो वो कठिन चीज़ों को भी क्या करता है, एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। और शुरू में ही यदि उसको कठिन चीज़ें दे दी जाएंगी तो धीरे धीरे बच्चा क्या होगा, अपने शिक्षण का, अपने जो शिक्षा ग्रहण करने की उसका समय है उससे वो दूर हटता चला जाएगा और अपना शिक्षा छोड़ देगा। तो कठिन चीज़ों को जब सामने प्रस्तुत करेंगे तो उसको निरस्ता लगेगी और निरस्ता के कारण धीरे धीरे वह पढ़ाई से हट जाता है और दूर चला जाता है, जिससे उसको भी नुकसान हुआ, परिवार को भी नुकसान हुआ, समाज को भी नुकसान हुआ, राष्ट्र को भी नुकसान हुआ। तो क्या होना चाहिए, सरल से कठिन की ओर एक टीचर को जाना चाहिए, पहले सरल चीज़ों को और बाद में कठिन चीज़ों को। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात क्या है, जब हम टीचिंग करने जाते हैं तो सबसे पहला काम हम प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है, पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। हम क्लास के आईक्यू को चेक करते हैं, क्लास के स्तर को हम चेक करते हैं कि किस स्तर के बच्चे इस क्लास में हैं, उनको जो आज टॉपिक है उसमें पूर्व ज्ञान कहाँ तक है, इसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो ज्ञात का मतलब होता है कि जो बच्चे को पूर्व नॉलेज है। अज्ञात का मतलब है जो बच्चे को अभी कुछ पता नहीं है। तो बच्चे को जो कुछ पता है उस ज्ञान से हम कनेक्ट करते हुए उसको हम नए ज्ञान की तरफ लेकर के जाते हैं, और यही ज्ञात से अज्ञात की ओर हो गया। तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल का मतलब होता है एक तरीके से कि बड़ा, और सूक्ष्म का मतलब छोटा होता है। बड़ा का मतलब, जैसे आपको बॉडी के बारे में पढ़ाना है, शरीर के बारे में पढ़ाना है, तो पहले पूरी शरीर को देखिए और उसके बाद कि बाल, नाक, मुंह, कान, हाथ, पैर जो भी है, तो उसके बारे में फिर धीरे धीरे, और फिर उस शरीर के आंतरिक अंगों के बारे में। ऐसा नहीं है कि आप जो सबसे छोटा अंग है शरीर का उसको बच्चे को बताएंगे तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। यानी कि बच्चे की प्रकृति ऐसी होती है, अभी उसकी क्षमता इतनी है, उसमें इतनी योग्यता है, उसकी आयु अभी इतनी ही है कि वह स्थूल वस्तुओं को समझ सकता है, लेकिन वह सूक्ष्म वस्तुओं को नहीं समझ सकता है। तो जब भी टीचिंग कार्य किया जाए तो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ किया जाए, ये भी एक शिक्षण का सूत्र है, इम्पोर्टेंट सूत्र है। उसके बाद मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त का मतलब होता है जो हमारे सामने हो, और अमूर्त का मतलब होता है जो हमारे सामने ना हो। जब हमको नॉलेज होता है, हमारे अनुभव बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे हमारे जो मस्तिष्क में अमूर्तता की जो क्षमता होती है वो आ जाती है। यानी जो गैर परंपरागत चिंतन होता है, जो अपसारी चिंतन होता है, उसकी क्षमता हमारे दिमाग में आ जाती है। लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं तो आप जानते हैं केवल मूर्त वस्तुओं को ही वो समझ पाते हैं। जब उनके सामने जब तक कोई वस्तु होती है तब तक वो उस वस्तु को समझते हैं, और जैसे ही वस्तु उसके सामने से हट जाती है वो समझते हैं कि वो वस्तु थी ही नहीं। और इसी को जीन पियाजे ने वस्तु अस्थायित्व कहा है। जब बच्चे किसी वस्तु के बारे में जिद करते हैं और बड़े कहते हैं कि वो कौवा ले गए, तो कौवा जो लेके जाता है इसका मतलब कि बच्चा चुप हो जाता है तुरंत। तो क्यों चुप हो जाता है? क्योंकि वस्तु अस्थायित्व का जो गुण है अभी उसके अंदर नहीं है। और अगर मूर्त रूप में जब तक उसके सामने है तब तक उस वस्तु के लिए वह रोता है, उस खिलौने के लिए वह रोता है, लेकिन जब वह हटा दिया जाता है तो बच्चा चुप हो जाता है और भूल जाता है कि कुछ था। तो मूर्त का मतलब कि बच्चे के अंदर अभी केवल क्या क्षमता है कि मूर्त वस्तुओं को देख करके उसके बारे में समझने की। तो उसको मूर्त से क्या किधर ले जाया जाएगा? अमूर्त की तरफ। तो जब भी शिक्षण कार्य किया जाए तो बच्चों को मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो उसके आसपास हों। अगर उदाहरण भी देना है तो ऐसे उदाहरण नहीं देना है कि वो ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, नेपाल में हो। उनके आसपास की जो वस्तुएं हैं, उनके आसपास का जो वातावरण है, वहाँ से आप उदाहरण को उठाइए और बच्चों के सामने प्रस्तुत कीजिए, जिससे बच्चा जो है वो मूर्त रूप में उस वस्तु को जाकर के, उस उदाहरण को जाकर के वह देख सके या देखा हो। ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। तो मूर्त से अमूर्त की तरफ ये शिक्षण सूत्र हो गया। उसके बाद पांचवा है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर का मतलब हो गया, सबसे पहले होल। आपने गेस्टाल्टवाद पढ़ा होगा। गेस्टाल्टवाद में क्या होता है? गेस्टाल्ट का मतलब समग्र होता है, जो जर्मनी भाषा का एक शब्द है, उसका मतलब समग्र। तो कोहलर ने कहा कि जब हम किसी समस्यात्मक परिस्थितियों में होते हैं तो हमको पहले वहाँ के जो पूरा वातावरण है, वहाँ का जो परिवेश है, उस पर, संपूर्ण परिवेश पे हमको ध्यान देना चाहिए।
और देखते देखते हो सकता है कि वहीं पे उपस्थित कोई वस्तु हमारे लिए ऐसे यंत्र का काम कर दे कि जिससे हम उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकें। तो ये जो सूझ आता है, ये जो आहा अनुभव आता है, ये एकाएक आता है। तो कब आता है? जब हम उस संपूर्ण परिवेश का, संपूर्ण वातावरण का जब हम क्या करते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं। तो संपूर्ण, पूर्ण का मतलब होता है कि किसी वस्तु को सबसे पहले पूर्ण रूप में दिखाइए। पूर्ण रूप का मतलब कि पहले अगर बच्चे को बॉडी के बारे में पढ़ाना है, शरीर के बारे में पढ़ाना है, तो पहले बच्चे के सामने पूरी शरीर प्रस्तुत कीजिए और उसके बाद उसके एक एक अंग को समझाने का प्रयास अब करिए। तो ये हो गया पूर्ण से अंश की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। बच्चा जो छोटा होता है, उस बच्चे का जो दिमाग होता है, वो जो चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट आज वो पढ़ने जा रहा है, उसके बारे में अभी उसके दिमाग में कोई निश्चित खाका तैयार नहीं है। वो अनिश्चितता की ओर है और उस अनिश्चितता को निश्चितता में बदलने का जो कार्य होता है वो एक शिक्षक का होता है। तो एक शिक्षक को क्या करना होता है, एक बालक को अनिश्चितता से निकाल करके और निश्चितता की ओर ले जाने का काम करना होता है कि बच्चा जिस भी टॉपिक को पढ़ने जा रहा है, उस टॉपिक के बारे में अभी उसके दिमाग में एकदम अनिश्चितता है, कोई खाका नहीं बना है, उसके बारे में कुछ जानता नहीं है, उसका कोई उस बारे में कोई प्रत्यय निर्माण उसने नहीं किया है। तो अभी वह अनिश्चित है उस टॉपिक को लेकर के, और उसको, टीचर को उस बच्चे को उठा करके निश्चितता की ओर लेकर के जाना है। तो ये हो गया आपका अनिश्चित से निश्चित की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर। सबसे पहले बच्चों के सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं। उदाहरण जैसे कहा जाएगा कि राम के पास एक काली गाय है, श्याम के पास एक काली गाय है, मोहन के पास एक काली गाय है। इसका मतलब गाय काली भी होती हैं। तो यहाँ पे पहले 2 3 4 विशिष्ट उदाहरण, तो राम की गाय, श्याम की गाय, मोहन की गाय, सोहन की गाय, एक क्या है, एक विशिष्ट उदाहरण है। हम एक के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये विशिष्ट हो गया। और जब हम कह देंगे कि गाय काली भी होती है, इसका मतलब कि काली गाय भी होती है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सामान्य नियम बन गया कि गाय काली भी होती है। तो ये हो गया विशिष्ट से सामान्य। जब हम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लेकर के उसके ऊपर हम कोई उदाहरण देते हैं तो विशिष्टता हो गई, और जब हम कई उदाहरण इस टाइप के दे करके उससे एक सामान्यीकरण करके एक नियम निकाल लेते हैं तो ये क्या हो गया, सामान्य हो गया। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर बच्चों को क्या किया, बच्चों के सामने पहले बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए, और ये उसके बाद उसी से नियम निकाल करके बच्चों को समझाना चाहिए। और यही आगमन विधि है। आगमन विधि भी उदाहरण से नियम की ओर, और यहाँ भी विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी यहाँ उदाहरण से नियम की ओर। उसके बाद है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण का मतलब होता है कि जब कोई समस्या हो तो उसके पहले खंड खंड कर लिए जाएं, और खंडों में देखकर, खंडों में उस समस्या का समाधान करके और बाद में उसको जोड़ करके समस्या का समाधान कर लिया जाए। यानी कि विश्लेषण से संश्लेषण का मतलब होता है कि जो भी टॉपिक बच्चे को पढ़ाना है, पहले उसके आप छोटे छोटे खंड कर लीजिए। छोटे छोटे खंड करके और एक लक्ष्य बना करके आप खंड खंड पहले उसको, बच्चे को समझाने का प्रयास करिए, और बाद में उसको ला करके जोड़ दीजिए, बाद में ला करके जोड़ दीजिए। यह है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। आप टीचर को देखते हैं कि टीचर जब 30 मिनट 35 मिनट पढ़ाता है तो विभिन्न प्रकरणों के माध्यम से प्रकरणों को बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है, और लास्ट में जब वह उसकी पुनरावृत्ति करता है तो पूरा जो 30 मिनट पढ़ाया रहता है उसको लास्ट के 5 मिनट में ही उसकी पुनरावृत्ति कर देता है। तो इसका मतलब पहले तो उसने खंड खंड करके पढ़ाया और लास्ट में उसको क्या किया, सबको ला करके एक में जोड़ दिया। तो ये हो गया विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अनुभव से युक्ति संगत की ओर। अनुभव क्या है कि जब बच्चा छोटा होता है या बड़ा होता है, चाहे बच्चा हो या व्यक्ति हो, दोनों अपने अनुभवों से सीखते रहते हैं। लेकिन अनुभवों से सीखने में अंतर है। जो छोटा बच्चा सीखता है उसके पास तर्क नहीं होता है, वह जिस भी वस्तु को देखता, जैसे भी देखा वैसे ही उसको समझ में आ गया। और जब बड़ा देखता है तो उस पर तर्क भी करता है, युक्ति भी लगाता है, अपनी समझ उस पर लगाता है। तो ये क्या है, बच्चा पहले जो कुछ देखा वैसे ही समझा, और बड़ा जो क्या हो, नहीं कि परसेप्शन में अंतर, देखे तो दोनों,
बच्चा भी देखा, बड़ा भी देखा, लेकिन अपनी समझ के अनुसार ही वो दोनों उस चीज़ों को समझेंगे। तो जब बच्चा छोटा होता है तो उसके पास जब तर्क नहीं होता है, कोई युक्ति नहीं होती है, रीजनिंग पावर नहीं होता है, उसके पास अब सारी चिंतन की क्षमता नहीं होती है, तो वह जैसे भी कोई भी ज्ञान पाता है अपने अनुभव के आधार पर उसको एक्सेप्ट करता चला जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको अपने तर्क के तराजू पे, उसको कसौटी पे उसको हम तौलते हैं कि इस ज्ञान को हम एक्सेप्ट करें या ना करें। तो बच्चे को एक सरल अनुभव से युक्ति संगत की ओर ले जाने का काम एक टीचर का होता है, और यह एक शिक्षण सूत्र है, अनुभव से युक्ति संगत की ओर। और लास्ट जो शिक्षण सूत्र है, शिक्षण सूत्रों की संख्या कोई फिक्स नहीं है, शिक्षण सिद्धांतों की संख्या कोई फिक्स नहीं है। बहुत सारे शिक्षण सूत्र हैं, बहुत सारे शिक्षण सिद्धांत हैं। कोई भी शिक्षक अपनी समस्याओं के समाधान में जिस युक्ति का प्रयोग किया, वही युक्ति अगर वह चाहे तो पेश करके कह सकता है एक शिक्षण सूत्र है, या एक शिक्षण सूत्र है। 10वां है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। बच्चों को अगर आप जो ओरिजिनल वस्तुएं हैं उसको दिखा करके अगर आप शिक्षण कार्य करते हैं, वास्तविक जो वस्तुएं हैं अगर ले जाने योग्य हैं क्लासरूम में, तो उसको ले जा करके जब बच्चों को आप दिखाएंगे तो वो प्रत्यक्ष हो गया। और बच्चों को के सामने वस्तु ना हो और उसके बारे में बताना, यह अप्रत्यक्ष हो गया। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप में वो कॉन्सेप्ट उनके अंदर विकसित नहीं होता है, प्रत्यय का निर्माण हुआ नहीं रहता है। तो वह बच्चा, अगर आप बिना वस्तु को सामने रखे ही पढ़ाएंगे तो बच्चा उस वस्तु का कल्पना नहीं कर पाएगा, वो अपने जेहन में उस चीज़ को ला नहीं पाएगा, जिससे वह उस टॉपिक पे उसकी जो पकड़ होगी वो ढीली हो जाएगी और बच्चा धीरे धीरे करके पढ़ाई से हट जाएगा। तो टीचर का काम होना चाहिए कि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, यानी वस्तुओं को पहले सामने ला करके बच्चों को समझाने का प्रयास करना चाहिए, और उसके बाद धीरे धीरे करके बच्चों में अप्रत्यक्ष क्षमता, अपसारी चिंतन का विकास किया जाना चाहिए। तो ये 10 शिक्षण सूत्र थे। आपको जिस भी टॉपिक में समस्या हो, आप उस टॉपिक पे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, आपके पास उससे संबंधित वीडियो जरूर जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।